हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर। एंड कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी लोग मस्त होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। ओके वैसे तीनों बातों का एक ही मतलब था। आज जो वीडियो लेके आया हुआ हूँ पार्ट 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और इस पार्ट 2 में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड साथ में मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कितना इसमें हो पाता है। लेंथ अप्रॉक्स रखने की कोशिश करेंगे 1 आवर के अंदर ही या फिर 1 आवर। एंड फिर उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। काफी बल्क चैप्टर है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में दे चुका हूं पार्ट 1 में। तो अभी तक आपने पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के देखने का कोई मतलब नहीं बनता, पहले जाके पार्ट 1 देखो, देन आफ्टर पार्ट 2। ओके सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक क्या है आपका? फर्स्ट हेडिंग क्या लगानी है आपको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके सो ये रहेगी आपकी फर्स्ट हेडिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने देखो फर्स्ट वीडियो में भी कुछ चीजें बताई थी कि किसी भी कंडक्टर में करंट किस तरह से फ्लो करता है। थोड़ा सा मैंने हिट किया था इस टॉपिक को और बोला था कि जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे होगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। तो ये कहानी जैसी है, अब जैसा हम लोग को बताया गया, जैसा हमारी बुक्स बोलती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं और एकदम शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप इसको फील ले लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इजीली समझ लो, फिर इसका डेरिवेशन जैसा कुछ भी नहीं है, 2-3 लाइन में सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है? ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऐसा मान लें कि ये कंडक्टर हमने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, इस कंडक्टर को किस पे रखा हुआ है? रूम टेम्परेचर पे। ओके बोल देते हैं एट द रूम टेम्परेचर। ओके सो इस कंडक्टर को यदि आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो सिंपल सी बात है, कंडक्टर होगा और कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सी बात है, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो रैंडम क्या करेगा? मोशन करेगा। सिंपल सी बात है, क्या करेगा? रैंडम मोशन करेगा। ओके रैंडम क्या करेगा? मोशन करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये मोशन करना कब बंद करेगा? जब हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए? 0 केल्विन हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? 0 केल्विन हो जाए, तभी ये मोशन करना बंद करेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं। ओके सो नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा जान लो, आप लोग के लिए जरूरी होगा। देखो हम एक एग्जांपल के तौर पे कॉपर को ले लेते हैं, ठीक है? कॉपर एक कंडक्टर है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कॉपर के अंदर। ओके तो कॉपर को एज ए कंडक्टर ले लेते हैं। और कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कॉपर के एक बैलेंस सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आपको पता है कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और इसके बैलेंस सेल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। कितना रहता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हमें यह देखना है कि अगर हमारे पास कॉपर का 1 मोल है तो 1 मोल में कितने ग्राम कॉपर होगा? तो सिंपल सी बात है 63.5 ग्राम कॉपर होगा, जो कि कितने एटम्स के बराबर होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल होगा। आपको पता होगा, ये पहले से केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो अगर हम 1 ग्राम कॉपर की बात करें तो 1 ग्राम कॉपर बराबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5। बहुत ज्यादा है। ये क्या है? आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसमें? 1 ग्राम कॉपर में। अब 1 ग्राम कॉपर तो इतू सा होगा ना, थोड़ा सा। अगर हम लोग एक कॉपर मतलब लाइक 1 mm भी कॉपर का लिया हुआ है, मतलब ये क्या है? 1 mm क्या है? वॉल्यूम है, क्यूब लिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम है, ठीक है? सो ये 1 mm भी हमने ले रखा है ना, 1 ग्राम का या 1 mm मीटर का हमने ले रखा है। 1 ग्राम का 1 mm का मतलब 1 mm तो बहुत छोटा हुआ ना, ये 1 mm क्यूब है। सो ये सिंपल सी बात है। सो आप समझ गए होंगे इस चीज को कि 1 ग्राम कॉपर में 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63.5 ये क्या है? आपके फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स। ओके ये आपके फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि 1 ग्राम कॉपर में जब इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिंपल सी बात है, 1 ग्राम नहीं, बहुत सारा, मतलब लाइक उसका अमाउंट तो ज्यादा ही होगा ना। तो ये बात हमेशा समझ में आई कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब एक बैलेंस सेल में तो 1 होता है, लेकिन हमने कॉपर का एक पूरा कंडक्टर लिया होगा ना तो उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हुए ना। तो ये बात यहां से प्रूव हो जाती है। शायद आपको थोड़ा सा समझ में आया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम क्या करते हैं कि इसी कंडक्टर में, जो कंडक्टर हमने पहले लिया हुआ है, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं जो कुछ चीजें आपको समझ में आए। ये कंडक्टर जो हमने पहले लिया हुआ है, इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है? अब मैं इस वाले पार्ट को रब करिए दे रहा हूं,
शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब आपने क्या करना है, इसी कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ना है। सो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ रखा है पहले से, क्या पढ़ा हुआ है कि बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, वो जो फ्री चार्ज कैरियर होगा ना, वो मूव कर रहा होगा ऐसे ऐसे, रैंडमली मूव करने के बाद में वापस कहां पर आ जा रहा है, जहां से मूव कर रहा है। मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं जो आपको इजीली समझ में आए। उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। तो जब ये बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, कुछ ऐसा मान लो कि जब ये बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, ओके, तो जब आपने बैटरी को नहीं जोड़ रखा है, अभी हम ये मान लेते हैं कि बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, तो सिंपल सी बात है, ये ऐसे मूव करेगा, मूव करने के बाद में वापस से वहीं पर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो इसका एवरेज वेलोसिटी है, जो इसका एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जो स्पीड होगा वो तो होगा ना समथिंग, कुछ भी ना कुछ, है ना। तो स्पीड जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो क्या है, जीरो है। तो वेलोसिटी क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया, लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको इजीली समझ में आ रही होगी। ओके, सो स्पीड जीरो नहीं हो सकता, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता। सोच के देखो, अगर हम लोग सब लोग एक रूम में बैठे और हम सबको एक मोटर लगा दिया जाए, सबको अलग अलग मोटर लगा दिया गया, और हम रूम में घूम रहे हैं, बस इधर उधर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, वापस से वहीं पर आ जा रहे हैं, तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी हुआ वो क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन स्पीड हमारा जीरो नहीं होगा, बिकॉज हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। लेकिन जब हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, अब क्या हो रहा है कि अब ये रैंडमली मोशन तो कर रहा है, लेकिन ये मोशन कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ मान लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम फ्री चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं तो फ्री कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो हमको लगता है चार्ज कौन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन रियल में चार्ज कौन लेके जाता है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना। ठीक है, आपके लिए समझ पाना, आपके लिए मान पाना पॉसिबल नहीं है, बट आपको मान के चलना है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये यहां से मूव करना चालू किया और ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ओके, ये इसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लिया। और ये डिस्प्लेसमेंट कब लिया, जब आपने बैटरी को जोड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि इस डायरेक्शन में बनेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है, उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन था, जो कि चार्ज कैरियर मान के चलते हैं इसको, वो क्या हो गया, थोड़ा सा ड्रिफ्टेड हो गया। अब जब ये ड्रिफ्टेड हो गया तो उस दौरान इसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी, जो एवरेज वेलोसिटी थी वो अब जीरो नहीं है, और साथ में जो स्पीड है वो भी जीरो नहीं है, बिकॉज इसने थोड़ा बहुत क्या किया, अपने आप को ड्रिफ्ट किया। तो ये आपको समझ के चलना है। ठीक है, अब हम ऐसा यहां से अजप्शन ले लेते हैं, कुछ मान के चलते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो चार्ज कैरियर है ना, ये लाइक एक लाइन में खड़े। चलिए, जितना मैंने अभी तक आपको बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है किसी बैटरी को लगा देने से, और बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेगा वही चार्ज कैरियर, जिसकी वजह से वो ड्रिफ्ट हो जा रहा है थोड़ा सा। ओके, तो कुछ ऐसा मान लेते हैं उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट करा, उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग। मे बी ऐसा नहीं होता होगा कंडक्टर के अंदर, लेकिन फिर भी यहां पर माना जा रहा है। तो एक एजप्शन ले लेते हैं, वो एजप्शन क्या लेना है आपको, कंडक्टर लेना है। ठीक है, और शायद मैंने कैमरे में देखा तो जो यहाँ पर मैं जो हेडिंग लगाता हूँ ना, वो लाइट की फोकस की वजह से समझ में नहीं आती, तो मैं भी बोल देता हूँ, शायद ये छोटी सी प्रॉब्लम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा है यहाँ पर, आई थिंक समझ सकते हो। सो ये आपके पॉजिट्रॉन थे जो कि चार्ज कैरियर का काम कर रहे हैं। एक्चुअल में कौन लेके जाता है चार्ज को, चार्ज को कोई नहीं लेके जाता, वो एनर्जी को लेके जाते हैं, पॉजिट्रॉन। और हम ये मान लेते हैं कि पॉजिट्रॉन एक लाइन में खड़े हैं, जैसे हम लोग सुबह सुबह प्रेयर में खड़े होते हो, वैसे प्रेयर में खड़े होने का तो सपना ही रह गया है बन के, खासकर 12th वालों के लिए। सीनियर क्लास में आ रहे थे, है ना, स्कूल लाइफ तो अभी हाल फिलहाल के लिए भूल जाओ आप लोग। चलिए इसकी बात करते हैं, और इसको हमने जोड़ दिया किसी बैटरी से। ओके, बैटरी से जोड़ दिया इसको। सो ये एक लाइन सेगमेंट में, एक लाइन में ड्रिफ्ट हो रहे होंगे। जब हमने बोल दिया कि लाइन में खड़े हैं, और इस कंडक्टर का लेंथ ले लेते हैं L, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं इसको। और आपको पता ही है E इक्वल टू क्या होता है, V/L, अगर हमने लेंथ कंडक्टर का ले रखा है, और दो टर्मिनल के बिटवीन लगने वाला पोटेंशियल। ओके, चलिए यहाँ की बात करते हैं। ओके, नाउ ये एक लाइन सेगमेंट में क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अब हम कुछ ये बोल लेते हैं कि ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, एक्सेलरेट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास,
और आपको पता है फोर्स क्या निकलेगा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, ई। सो आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ई अपॉन मास। तो ये एक्सेलरेशन हो गया जो n नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पे लग रहा है। आप चाहो तो n से मल्टीप्लाई करा सकते हो, लेकिन नहीं लिखेंगे, कोई फायदा नहीं बनता। ओके, अब हम कुछ ऐसे बोल देते हैं कि ये n नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब बहुत सारे हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, उन n नंबर ऑफ फ्री ऑफ चार्ज कैरियर्स पे जो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एक जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा सभी का, उसको बोल दिया गया लैम्डा। क्या बोल दिया गया, लैम्डा। और इसी लैम्डा को बोला जाता है मीन फ्री पाथ। क्या बोला जाता है, मीन फ्री पाथ। यही है आपका लैम्डा, मीन फ्री पाथ। और इस डिस्प्लेसमेंट में n नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स के लिए जो लगने वाला टाइम होगा वो बहुत सारा टाइम होगा। शायद ये बात समझ में नहीं आई होगी। आप कुछ ऐसा सोच के देखो कि इसका एक्सेलरेशन हो गया ई अपॉन एम, इसको यहीं पे लीव कर दिया। फिर हमने बोला कि अगर बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये फील करेगा, उसकी वजह से थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा। तो ये तो बहुत सारे हैं ना, अब ये थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो हम सभी का एवरेज क्या मान सकते हैं, लैम्डा। तो लैम्डा आपका क्या हो गया, मीन फ्री पाथ, इसको बोलते हैं लैम्डा। अब उस एवरेज डिस्प्लेसमेंट के लिए जो टाइम लग रहा है, जो टोटल टाइम लग रहा है, वो बहुत सारा तो टाइम लग रहा होगा ना, T1 T2 T3 T बहुत सारा टाइम, करोड़ों ये होंगे आपके, है ना। तो इनका नंबर तो बहुत ज्यादा है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कॉपर के एग्जांपल से। कॉपर के 1 ग्राम में कितना था, 6.03 × 10⁻23 अपॉन 63.5। तो ये बहुत ज्यादा नंबर था। 1 ग्राम की बात हो रही, तो ये तो अप्रॉक्स 1 kg या समथिंग कुछ भी ले सकते हैं आप, तो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, 1 ग्राम तो बहुत कम होता है। ओके, तो शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो उसमें जो टाइम लग रहा है ना, बहुत सारा टाइम लग रहा है, तो उसी बहुत सारे टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, टाउ। क्या बोला जाता है, टाउ। और इसी टाउ को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, इसी टाउ को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कहां पर मिलता है, जब ये कोलाइड करता है, कोलिजन करता है, कोलिजन के दौरान जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। उसके बिटवीन में रिलैक्स होता है ये, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से। तो आप डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम। एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं आपको, क्या लिख सकते हो इसको, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी के फॉर्मूले में एक्सेलरेशन को पुट करो। ओके, अब वेलोसिटी इनटू टाइम ना लिख के क्या लिया जाएगा, ये कौन सी वेलोसिटी है जो उस दौरान हो रही है, इसको वीडी, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और टाइम क्या लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है, लैम्डा। ओके, तो क्या लिखोगे इसको, लैम्डा। अब आप चाहो तो वीडी का वैल्यू निकाल सकते हो। वीडी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन इनटू टाइम। एक्सेलेरेशन आपके पास क्या है, ई अपॉन एम, और टाइम क्या है, टाउ है। अब जाके यहां पे पुट करो, सो आपका लैम्डा इज इक्वल टू निकल के आएगा वीडी की जगह पे क्या लिखोगे, ई अपॉन एम टाउ स्क्वायर। क्या हो जाएगा, टाउ स्क्वायर। वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, सॉरी यहां पे टी आएगा। ओके, तो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, टी ना लाके हम क्या लाएंगे, इसको टाउ लाएंगे, आपका रिलैक्सेशन टाइम होगा। ओके, सो टाउ स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो लैम्डा का वैल्यू निकला है, इसी लैम्डा को वैल्यू को अगर चाहो तो आप वेलोसिटी के फॉर्मूले में लिख सकते हो। देखो कुछ चीजें यहाँ पे और समझनी है आपको। ये सारे ऐसे सोच के देखो, हम लोग सब एक रूम में बैठे हुए हैं और हम सब लोग वैसे घूम रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है। कोलिजन करने के बाद में जो हमारा एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। टक्कर मारने के बाद कहीं जाने वाले नहीं ना, वहीं पे रहने वाले। तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो फाइनल वेलोसिटी जो निकल के आएगा उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, और उसी फाइनल वेलोसिटी को क्या बोल दिया गया है, वी डी, इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हो, लैम्डा, टाइम कितना लग रहा है, टाउ। तो लैम्डा आपके पास पता है क्या है, ई अपॉन एम टाउ स्क्वायर अपॉन टाउ। टाउ से टाउ कैंसिल हो गया, सो वी डी इज इक्वल टू क्या निकल के आया, ई अपॉन एम टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकलता है। ओके, तो शायद यहां तक आपको ये बात समझ में आई हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो ये कुछ स्टेप जो हमने एक्स्ट्रा लिख रखी है, जैसे ये स्टेप और ये स्टेप, टाउ का जो वैल्यू निकाला, और एक ये स्टेप, ये फालतू में है, इनका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन आप अगर 12th स्टैंडर्ड से देखते हो, आपको बोर्ड में करने को आता है, तो आपको थोड़ा सा बल्क में लिखना पड़ेगा, विस्तार से लिखना पड़ेगा, तभी वो ठीक से एग्जैक्टली नंबर देते हैं। ओके, बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कुछ चीजों को, लेकिन जरूरी नहीं है ये स्टेप्स को लिखना। तो शायद आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आया हो। अब चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद अब सिंपल सा एक रिलेशन करते हैं, इसको नोट कर लो। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं बोर्ड से। ओके, फिर इसके बाद बोर्ड को रफ कर देता हूं। जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए जस्ट इसके बाद हेडिंग लगा लो, रिलेशन बिटवीन मैंने पहले बताया था जो यहां पर लिखता हूं थोड़ा सा ब्लर दिखता है तो उसको समझ लेना आप। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपकी हेडिंग रहेगी। आप चाहते तो वहां पे भी डायरेक्ट कर सकते थे, बट इसको समझ के चलते हैं यहां से। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे एक कंडक्टर ले लेते हैं। ओके, ये कंडक्टर लिया हुआ है। मैंने ये बोला कि इस कंडक्टर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन गुजर के जा रहे हैं, राम से आम, मोनू सोनू, कुछ भी नाम दे दिए इनके अलग अलग। ये क्रॉस होके जा रहे हैं, गुजर के जा रहे हैं यहाँ से। ओके, अब मैंने दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया कुछ डिस्टेंस पे। ओके, और मैंने बोला कि ये dt टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, और जो dt टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचे ना, वो क्या निकल के ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहाँ से यहाँ तक आने में। देखो अच्छा सोच के देखो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी निकले होंगे। तो बीच में जितना भी इस रीजन में बीच में जितना भी चार्ज कंसिस्ट कर रहा होगा वो चार्ज इसी पे डिपेंड करेगा जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकल के गया होगा। आप थोड़ा ध्यान से समझें। तो अगर हमने बोल दिया कि dt टाइम में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज निकल के गया, तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या निकल के आ जाएगा, vd dt। क्या निकला, vd dt। क्या लिख सकते हो उसको, vd dt, वो जो थोड़ा सा आपका चार्ज निकल के जा रहा है। अब ये vd क्यों लिया, यही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। मे बी हम यहाँ पे वेलोसिटी ना लेके क्या लेते हैं, सीधा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैंने बोल दिया जो अमाउंट ऑफ चार्ज निकल के जा रहा है यहाँ से, वो dq निकल के जा रहा है। क्या जा रहा है, dq। सो dq इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, dq इज इक्वल टू जो n नंबर ऑफ चार्ज पता नहीं कितने हैं, और साथ में आपका उस चार्ज का जितना चार्ज लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। ओके, तो ये E रहेगा चार्ज ऑफ द ईच इलेक्ट्रॉन। ओके, ईच फ्री चार्ज कैरियर। आई थिंक समझ में आई होगी बात। और उस रीजन से निकल के जा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम लोगे ना, तो वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना ये चला होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, vd dt है। शायद आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ओके, चलो कुछ वैल्यू रख देते हैं, vd की वैल्यू रख देते हैं। सो dq इज इक्वल टू आपका निकल के आ गया है ne, बाद में रखेंगे, अभी आप ऐसे लिख सकते हो इसको vd, और ये जो dt था ना ये इधर लेके आते हैं इसको। क्या ये आपका बन गया I, क्या इसको लिख सकते हो I इज इक्वल टू NEAVD। यही आपका रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। शायद आपको समझ में आई हो कुछ चीजें। आप चाहो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू रख दो यहाँ पे। अब चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू रखते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, vd इज इक्वल टू E अपॉन m इंटू टाउ। और इसका एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक और कैसे पढ़ा हुआ है, वो आपका हो सकता है vd इज इक्वल टू E, आपका हो सकता है v अपॉन ml इंटू टाउ। ये कहाँ से आ सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू v अपॉन L पढ़ा हुआ है। शायद ये बात आपको समझ में आ रही हो। ठीक है, तो आप इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हो, EV अपॉन ml इंटू टाउ। टाउ ऊपर रहेगा EV के साथ। अब इसमें वैल्यू रख दो। ओके, ये हम अलग से करा देंगे, बट फिर भी आप यहाँ पे समझ लो, ये डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ है। कैसे आएगा, vd का वैल्यू रखो, I इज इक्वल टू NEA। vd का वैल्यू रखोगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, EV टाउ अपॉन में क्या आ जाएगा, ml आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या लिख लिया, ये क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर V को इधर लाते हैं, ये आ गया V इधर, NE स्क्वायर टाउ, और साथ में आप क्या आ गया ml। ठीक है, इसका थोड़ा सा इसको वेरिएट करके लिख दो, तो V अपॉन I इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ओके, A भी रहेगा साथ में, सॉरी A भी रहेगा। तो क्या इसको कुछ इस तरह से, ये V अपॉन I क्या था, ये ओम्स लॉ था ना, तो यहां से ओम्स लॉ का भी डिडक्शन हो सकता है, मैंने यहीं पर बता दिया। और ये पूरा क्या चला गया, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कब रहा, जब वायर में कोई फिजिकल चेंज ना हो। ये बात ध्यान से समझ लो,
ये डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ है, यहीं से डायरेक्ट आप कर सकते हो। आप ये जो आपका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी में वी डी का वैल्यू रख दो किसके फॉर्म में, लेंथ और पोटेंशियल कंडक्टर के लिए E इज इक्वल टू वी अपॉन एल के फॉर्म में। जो आप रखोगे तो आप कुछ इस तरह से पाओगे एक क्वेश्चन। सो वी अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो ये क्या, एल अपॉन ए, ये क्या है, मास है, ये लेंथ है, ये नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम लग रहा है, और ये क्या हो जाएगा, एरिया। तो ये सारा किस में चला गया, कांस्टेंट में। और कब कांस्टेंट में गया, जब वायर में कोई फिजिकल चेंज ना हो। तो यही तो था V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओम्स लॉ। ठीक है, सो ये क्या है आपका, ये है ओम्स लॉ है। तो आप डायरेक्ट यहां से भी प्रूव कर सकते हो किसके रिलेशन से, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप जो भी आपको दिख रहा है बोर्ड पे वो आप नोट कर सकते हो। ये डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ भी है। ओके, थोड़ा सा टाइम ले लो। ओके, सो फाइनली आप जान चुके हो वो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था I इज इक्वल टू आपका क्या था, एन ई ए वी डी। और अगर आप वी डी का वैल्यू रखे रखते हो किसके फॉर्म में, आप रखते हो आपका क्या, ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ के फॉर्म में अगर लाके रखते हो वी डी का वैल्यू, तो आप ओम्स लॉ का डिडक्शन भी कर सकते हो एग्जैक्टली। क्योंकि जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल टू क्या पढ़ा होता है, आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये जो रिलेशन पढ़ाया जाता है ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I का, ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। और ये यहाँ पे नहीं काम आने वाला, आपको यहाँ पे बताना है कि जो कांस्टेंट निकला था वो क्या निकला था, पूरा कांस्टेंट माना हुआ था ना आपने, क्या निकला था, एन भी निकला था, ए भी निकला था, और साथ में आपका टाउ भी निकला था, और एल भी निकला था। तो सारा ये कांस्टेंट हो गया था। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले कराया था मैंने, तो शायद आपको ये चीज समझ में आई हो। तो ये रियल ओम्स लॉ का डिडक्शन है। आप बताना तो अलग से भी करा दूंगा मैं। ओके, इसकी एक अलग से भी हेडिंग डलवा की, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। चलिए आगे बढ़ते। सो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है, आप अपनी रेफरेंस बुक में भी देखोगे और अपनी एनसीईआरटी में भी देखोगे, मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स। ठीक है, सो जानते हैं क्या होता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। सो जो मोबिलिटी वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा। मोबिलिटी का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का इजिली या फ्रीली मूव करना। तो इसको आप लिख सकते हो, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली एंड इजिली। तो शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी। द एबिलिटी टू मूव फ्रीली एंड इजिली, ये मोबिलिटी का मतलब होता है। अब हमको चार्ज कैरियर में मोबिलिटी को कैसे अप्लाई करना है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, और फनी सा एग्जांपल है। आपने देखा होगा ये जो फलों की गाड़ियां होती हैं, जिन पे आप क्या मतलब कभी कभी करना पड़ता है, फल वगैरह बेचते हैं जिन पे रख के, फ्रूट्स वगैरह। तो आपने देखा होगा उसमें व्हील्स लगे रहते हैं। तो व्हील्स में क्या होती है, बेरिंग होती है। तो बेरिंग के अंदर आपने देखा होगा कभी कभी ग्रीसिंग या ऑयलिंग करना पड़ता है आपको। सो हमने लिख लिया कि एक जो आपका धक्का गाड़ी था, जो ठेला था, उसमें हमने ग्रीसिंग की और एक में नहीं की। दो अलग अलग है, एक में हमने ग्रीसिंग की और एक में ग्रीसिंग नहीं की। कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लो। तो हमने इसमें ग्रीसिंग करा हुआ है, इसमें ग्रीसिंग नहीं करा हुआ है, और हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों में अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मूव करने की एबिलिटी किस में ज्यादा होगी, इस वाले में ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें ग्रीसिंग है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, एबिलिटी का मतलब समझो, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली एंड इजिली। और यही चार्ज कैरियर्स में भी अप्लाई होता है। अगर हम लोग टू डिफरेंट टाइप के मटेरियल ले लें, ये शायद आपको बात समझ में आई होगी। हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों ठेला गाड़ी पे, तो हमको ठेला गाड़ी नहीं समझना है। एक्चुअली में वो ठेला गाड़ी किसका काम करता है, फलों को ले जाने का, और हमारे जो चार्ज कैरियर हैं वो किसको ले जाने का काम करते हैं, एनर्जी को। तो कुछ ऐसे ही समझ लो। ओके, अब वो एनर्जी को ले जाने का काम कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है जो आपका ई फोर्स लगता है, और उस फोर्स में किसी एक कंडक्टर में इजीली मूव कर रहे हैं, किसी कंडक्टर में ज्यादा टॉलरेट हो रहे हैं। तो जिसमें इजीली मूव कर रहे हैं उस कंडक्टर की मोबिलिटी क्या है, ज्यादा है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर दो कंडक्टर ले लेते हैं, यहां पर। ओके, ये कंडक्टर का लेंथ हो गया, ये आपका गुड कंडक्टर है, ठीक है, अच्छा कंडक्टर है। और एक हमने ले लिया दूसरा कंडक्टर जो कैसा है आपका, बैड कंडक्टर है। ओके, इसका भी लेंथ ले लिया मैंने L। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही ले लेते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही ले लेते हैं। और ये आपका कैसा है, बैड कंडक्टर है। सो बात समझ में आ रही होगी शायद आपको। इसमें जो VD का वैल्यू होगा और इसमें जो VD का वैल्यू होगा, इसमें एबिलिटी टू मूव फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें जो एबिलिटी टू मूव फ्री चार्ज कैरियर्स वो क्या होगा,
कम होगा, तो इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है और इसकी मोबिलिटी क्या है, तो मोबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला रिलेट होके निकल के आता है, देख लो, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है कैपिटल E। ओके, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको देख सकते हो, आप चाहो तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो। वीडी का वैल्यू पुट कर दो, वीडी का वैल्यू क्या लिख पता है, एन ई टाउ अपॉन एम अपॉन ई, ई से ई कैंसिल हुआ तो म्यू इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एन टाउ अपॉन एम। म्यू यहाँ पर क्या है, म्यू से किसको रिप्रेजेंट करते हो आप, मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हो। तो शायद आपको ये बात समझ में आई हो, मोबिलिटी क्या है, द एबिलिटी या फिर जो फ्री चार्ज कैरियर्स को इजीली मूव कराने के लिए यूज में आता है उसको आप मोबिलिटी बोल सकते हो। ओके, सो मोबिलिटी का मतलब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बोर्ड पे जितना भी लिखा है उसको कॉपी कर सकते हो, अभी मैं सामने नहीं हूं तो आपको इजीली बोर्ड पूरा दिख रहा होगा लास्ट में। ओके, जैसे आप लोग क्लास में बोलते थे ना, सर हटिए साइड में हो जाइए, सर सर इधर, सर उधर, है ना, तो ये वाला सिस्टम खत्म है, हम आई नहीं, हम फ्रेम में नहीं, आप आराम से नोट करो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके जस्ट आगे। ओके, सो मोबिलिटी आपने जान लिया। चलिए मोबिलिटी के बाद जस्ट हेडिंग लगा लीजिए करंट डेंसिटी, नेक्स्ट हेडिंग इसी के जस्ट बाद करंट डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो करंट डेंसिटी। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, 1-2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है करंट डेंसिटी। चलिए जान लेते हैं करंट डेंसिटी क्या है। ओके, सो ड्रॉ अ कंडक्टर, ड्रॉ करते हैं किसी कंडक्टर को। ओके, ये आपका रहा कंडक्टर, बहुत ध्यान से समझना है आपको। अब हम कुछ इस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ऐसे देख लेते हैं। वैसे तो पहली बात तो ये रिलेशन होता है सिंपल सा, क्या होता है, जे इज इक्वल टू आप लिखते हो, जे इज इक्वल टू क्या लिखते हो, आई अपॉन ए, जे इज इक्वल टू क्या लिखते हो, आई अपॉन ए। सो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से करंट क्रॉस होके जाता है वो इक्वल होता है किसके, जे के। लेकिन ये हमें समझना कैसे, हमने ड्रॉ कर लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से, ऐसे ड्रॉ कर लिया, सोचने वाली बात है, आप ध्यान से समझना। ओके, और कुछ दूर हमने एक और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करा। सो हमने माना कि इससे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं कुछ टाइम में। सो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, भले ही ये ऐसे स्ट्रेटली सोच के देखो, ये ऐसे जा रहे हैं, तो बीच में कितने पड़े, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितने आए, 1 2 3 आए। आगे जब ये बढ़ेंगे तो इससे भी कितने निकलेंगे, 3 ही निकलेंगे ना। तो शायद आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, जो अमाउंट ऑफ करंट होता है वो रेशियो के इक्वल होता है, किसके, एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ये डिपेंड करता है एरिया पे। और देखो नंबर्स कहाँ पे डिपेंड करते हो, आप रिलेट कर सकते हो किससे, आई से। हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा है, आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, एन ई ए वी डी। तो जाके अगर यहाँ पे पुट करते हो तो जे इज इक्वल टू निकल के आ जाता है एन ई ए वी डी अपॉन ए, और ए से ए कैंसिल हो गया। सो आपको जे इज इक्वल टू फॉर्मूला मिलता है क्या, एन ई वी डी। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, एन ई वी डी नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स जो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होके जा रहे होंगे वो करंट डेंसिटी के इक्वल होते हैं। आपने देखा होगा कि डेंसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, डेंसिटी के फॉर्मूले में हमेशा वॉल्यूम की बात होती है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है। एक्चुअल में इसके लिए एरिया ही वॉल्यूम का काम कर रहा है। ये थोड़ी सी समझने की बात है। जब आप इससे पहले जो रिलेशन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था, अगर हम मान लें कि इसके बीच में जो आपका जो जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वी डी डी टी हो रहा है ना, वी डी डी टी डिस्प्लेसमेंट, और इससे जो चार्ज निकल के जा रहा है वो कितना निकल के जा रहा है, डी क्यू। क्या ये इसी से रिलेशन बनता था आई इज इक्वल टू एन ई वी डी का। सो दैट्स वाई इसका यूज हुआ, तो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। सो शायद आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ से। चलो हम यूनिट की बात कर लेते हैं। आपके माइंड में हमेशा रहता है सर यूनिट नहीं बताते हो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या निकल के आएगा, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। बाकी अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो एम्पियर आई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है। ओके, और मीटर का क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, L-2A। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, मैं साइड हो गया हूं, तो आपको जो भी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको इजीली दिख रहा होगा। सो आप इसको कुछ चेंज करके वैल्यूज को बदल के या फिर वेरिएशन ला के लिख सकते हो। ओके, चलिए सो नेक्स्ट हेडिंग अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने नोट्स बनाए थे, जो मैंने आपका स्क्रिप्ट तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग था डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। सो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि जो आप रिलेशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यहीं पर डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ हो गया था ऑलरेडी। तो ये डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ क्या था, आपको पता ही था, क्या निकल के आया था, वी अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट निकल के आया था। और वो जो कॉन्स्टेंट था
वो इससे रिलेट करके निकाला था। तो शायद आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यहीं से क्लियर हो चुका था। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ओमिक एंड नॉन ओमिक इलेक्ट्रिक सर्किट एक थ्योरेटिकल पार्ट है। मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में थोड़ा सा बता दूँ उसको, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे, जो कि आएगा आपका पार्ट 3। ओके, सो ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक होते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन ओमिक हो गए। ये कैसी डेफिनेशन हुई सर? तो कुछ ऐसे देख लेते हैं। ओम्स लॉ में आपको पता है, आप ग्राफ प्लॉट करते हो किसके किसके बिटवीन, पोटेंशियल है करंट के बिटवीन। तो ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन में बनता है। और अगर स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बन रहा है, सो सिंपल सी बात है, आप अगर एक रिलेशन फाइंड आउट करते हो, रिलेशन क्या निकालते हो, मतलब अगर आपने एक बैटरी लगाई, बैटरी से कुछ दूरी पे जाके अमीटर लगा दिया, अमीटर से कुछ डिस्टेंस पे जाके वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे जुड़ता है? पैरेलल। अमीटर कैसे जुड़ता है? सीरीज में। और कुछ डिस्टेंस पे जाके ये यहाँ पे लाके आपने अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। तो आप देख रहे हो अमीटर और वोल्ट मीटर में जो वैल्यू राइज हो रही है उस सेम टाइम, ये 10th में कराया जाता था, एक्सप्लेनेशन होता था, ये सत्यता होती थी। ओम्स लॉ को चेक किया जाता था कि वो सही है या गलत है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। तो वी और आई के बीच में जो ग्राफ प्लॉट हो वो हर जगह पे कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में। जो वैल्यू निकल के आए वो कैसे निकल के आए? एग्जैक्ट निकल के आए। तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और अगर ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, कुछ भी समथिंग ऐसे या समथिंग कुछ ऐसे ऐसे या फिर इस डायरेक्शन में रहता है, तो वो क्या प्रूव करता है कि वो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब जो V और I है वो सेम अमाउंट में बढ़ और घट नहीं रहा है। तो ये कुछ ओमिक सर्किट होते हैं, कुछ नॉन ओमिक सर्किट होते हैं। जो ओमिक होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब इस ग्राफ को फॉलो करते हैं, और जो नॉन ओमिक होते हैं वो इन ग्राफ्स को फॉलो करेंगे, मतलब सिंपल सी बात है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। वैसे इसमें बताने के लिए काफ़ी कुछ होता है। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ओम्स लॉ, है ना। टॉलरेंस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ओम्स लॉ आल्सो डिपेंड ऑन कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट क्या होता है? रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस क्या होता है? डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। रेसिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन करंट एंड पोटेंशियल। ये मैंने बता रखा है फर्स्ट वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो का लेंथ मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, सो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। पार्ट 3 में हो सकता है तो सेल्स के कॉम्बिनेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसके 2 पार्ट और आएंगे, मुझे ऐसा लगता है 2 पार्ट और आएंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं वीडियो एंड करने से पहले कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फेस पे पसीना आता रहता है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें। आपको मेरी आवाज़ समझ में आनी चाहिए, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो दिखाई देना चाहिए। हाउ आई एम लुक ये मैटर नहीं करता है। एंड इस वीडियो, ये जो चैनल है ना, इस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट में मैंने जो पार्ट 1 है वो अभी ऐड नहीं करा है प्लेलिस्ट में। क्यों नहीं प्लेलिस्ट में ऐड करा है? क्योंकि प्लेलिस्ट जब तक कंप्लीट नहीं होगी, पुराने वीडियोस जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक हम पार्ट 1 को प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे जितना हमें समय मिल पाएगा कि जो प्लेलिस्ट थी उसको कवर अप कर दें, क्योंकि प्लेलिस्ट में 2nd चैप्टर चल रहा है और मैंने स्टार्ट कहाँ से कर दिया? 3rd चैप्टर। ये डिमांड ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हुआ। उन लोग ने बोला कि मुझे 3rd चैप्टर चाहिए, जो मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ वहाँ से रिलेटेड। सो सिंपल सी बात है, मैं आपको जो प्लेलिस्ट में जो सीक्वेंस चल रहा था वीडियोस का, उसको मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा बीच में। दैट्स वाई इस वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करूंगा। ये आपको होम पे जाके मिल जाएगा। चैनल का होम होता है जहाँ पे सारे वीडियोस रहते हैं। वीडियो पे क्लिक करो तो सारे आ जाते हैं डेट के अकॉर्डिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देखते हुए आए हो वीडियो को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ, और कुछ वीडियोज़ को और कवर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।